आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां जलालगढ़ से गिरफ्तार 3 साइबर अपराधियों के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। एसपी की माने तो इन अपराधियों के पास पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉलिंग और चैट होती थी। पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर नेपाल में इन लोगों ने खाता खुलवाया था। वहां इनके कई खाते हैं, इनमें एक खाते में पाकिस्तान से 50 लाख रुपए भेजे गए थे। शाकिब, शाहनवाज और सुशील कुमार को पाकिस्तान के अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप कॉल और चैट के माध्यम से निर्देश दिया जाता था कि किस अकाउंट में कितना रुपया भेजना है, और इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के कई खातों में रुपया भेजा है, जिनमें मुख्य 3 खातों की पुलिस जांच कर रही है, जिनमें करीब 50 लाख रुपए पिछले 1 महीने में भेजे गए हैं। पुलिस की माने तो ये लोग पहले मर्डर करते थे, लेकिन 1 साल पहले पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आए। एसपी ने बताया कि एक व्यक्ति का मोबाइल खो गया था, जिसके फोन पे से तकरीबन 28 लाख से ज्यादा रुपया इन लोगों ने निकाल लिया था और ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुछ सामान मंगाए थे। इसे लेकर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जब मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें पाकिस्तान के 92 कोड वाले नंबर मिले, और जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है और इस गिरोह में करीब 25 से 30 लोग शामिल हैं। एसपी ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी से भी जांच की जरूरत बताई। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया पुलिस ने कल 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिनका कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान से सामने आया है। और एसपी आमिर जावेद ने बताया कि इन लोगों ने नेपाल में खाता खुलवाया था, जहां पर कि पाकिस्तान से पैसे आते थे और नेपाल से जो खाता था वहां से फिर यूपी के फैजाबाद में पैसा गया है और कई अकाउंटों में ये रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का काफी लंबा चौड़ा गिरोह है। अब तक करीब 25 से 30 लोगों के इस गिरोह में शामिल होने की बात सामने आई है, जो कि अधिकांश लोग नेपाल और अररिया के लोग हैं। ये लोग कमीशन पर रुपये का ट्रांजैक्शन करते थे। पाकिस्तान से रुपया नेपाल के अकाउंट में आता था और वहां से फैजाबाद जाता था। उसमें नेपाल के जो एजेंट थे उन्हें 2% कमीशन मिलता था, जबकि जो इंडियन एजेंट थे जो फैजाबाद रुपया भेजते थे उन्हें 5% कमीशन मिलता था। इसके अलावे भी इनका बहुत सारा नेटवर्क था, बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क था, और बताया जाता है कि नेपाल में इस तरह के कई अकाउंट हैं। अब तक पुलिस को 6 अकाउंट का पता लगा है और पाकिस्तान से 8 अलग अलग नंबरों से इन लोगों को व्हाट्सएप कॉल आता था और चैटिंग होता था, और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से इन एजेंटों को निर्देश दिया जाता था कि किस अकाउंट में कितना रुपया भेजना है, और उसके एवज में ये लोग कमीशन काट लेता था। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत के फैजाबाद क्यों रुपया भेजा जाता था? आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? क्या इसके पीछे कोई टेरर फंडिंग है, या कोई हवाला का मामला है, या कोई अन्य मामला है, या सिर्फ ये साइबर क्राइम ही है? अभी इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और सहरसा से बड़ी खबर है, पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बैरिकेडिंग जांच के दौरान यह हमला हुआ है पुलिस टीम पर। वैजनाथपुर ओपी प्रभारी प्रमोद कुमार समेत एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। यह सहरसा से बड़ी खबर, और हम आपको बताएं कि पुलिस टीम पर हमला किया गया है और ये तस्वीरें आई हैं, और चोटिल पुलिसकर्मी जो है साफ तौर पर दिख रहा है। वैजनाथपुर ओपी प्रभारी घायल हो गए हैं इस हमले में, और प्रमोद कुमार के घायल होने की सूचना, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनके सर पर पट्टी बंधी है। एक और पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना है। हाजीपुर में नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक पर अचानक एक बुलेट बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक खाक हो चुकी थी। आग कैसे लगी है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हाजीपुर से, जहां पर एक बुलेट बाइक में आग लगी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला, लेकिन इतने लोग खड़े थे और धू-धू कर आखिरकार बाइक जल गई। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, अनियंत्रित बस सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 24 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है। 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोपालगंज से मोतिहारी जा रही थी ये बस,
और मोतिहारी के डुमरिया घाट के नजदीक NH-27 पर बेकाबू बस सड़क पर पलट गई और इस हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री जख्मी हुए हैं, जिनमें करीब 8 यात्रियों की स्थिति गंभीर है। और बताया जा रहा है कि गोपालगंज से मोतिहारी के लिए जो यात्री बस थी वो जा रही थी और जैसे ही बस धनगढ़ा चौक से आगे सरोतर पहल के नजदीक पहुंची, चालक बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर बस यात्रियों की चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची डुमरिया घाट थाने की पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। 12 घायलों को गंभीर स्थिति में मोतिहारी सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एक दुखद घटना अभी जैसा कि आपने सुना कि एक बस जो गोपालगंज से मोतिहारी जा रही थी, जिसका ट्रेवल्स, वो सरोतर के पास धनगढ़ा चौक से थोड़ा सा आगे आकस्मिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और यहाँ के सभी ग्रामीणों के साथ हम लोग, पूरे प्रशासन के लोग आप देख रहे होंगे, SDPO साहब हैं, DCLR साहब हैं, CO साहब हैं, BDO साहब हैं, सभी ने मिलकर प्रयास किया और थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बगल में जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती कराया और फर्स्ट एड कराने के बाद हम लोगों ने सदर अस्पताल, जो जिला पदाधिकारी महोदय लगातार सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ सबको भर्ती। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के बारे में खबर है कि कल पटना नहीं जाएंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की बैठक में जाने की संभावना जताई जा रही है। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की बैठक में जाने की संभावना है और इधर राज्य के मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां कल पटना में बड़ी बैठक होने वाली है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे। खबर मिल रही है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, इसके अलावा कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और राज्य के मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो 10 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे, लेकिन काफी दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। चूंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से उपाध्यक्ष होते हैं और इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपाध्यक्ष हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से साल 2014 से अब तक पिछले 9 साल में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुई हैं और इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। बैठक को लेकर मीडिया के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी राज्य के प्रतिनिधि अपनी बातों को रखेंगे। बैठक में जो भी बात सब जिलों को जो कहना है जिला करे, सब राज्यों को जो कहना कहेगा सारी बात। ये तो पहले से परंपरा है, तो यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। झारखंड और जनसभा करने अलग बात है। इधर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि इस बैठक में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा तो उठाया जाएगा, लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि इस बैठक का अलग एजेंडा होता है। इस राज्य का दर्जा मांगना, ये तो हमारा एक तरह से समझिए कि मुद्दा है ही, लेकिन इस जो परिषद की बैठक है, इसमें जो मुद्दे पहले से चले आ रहे होते हैं या दो राज्यों के बीच में होते हैं या केंद्र से जो बात उठानी होती है, लोग उसको उठाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो चीजें विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित हैं, उसको भी इस बैठक में दूसरे ढंग से उठाया जाता है। इधर पटना के एलसीडी घाट पर 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ है। सीएम नीतीश कुमार भी महायज्ञ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजन को लेकर काफी तारीफ की है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। गायत्री परिवार के आदरणीय चिन्मय पांड्या भैया जी के लिए भी एक बार जोरदार बहुत बहुत अभिनंदन है। आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको जब सूचना मिली तो हम आ गए और सब लोग एक एक तरह का काम कर रहे हैं। आज जो भी
नशा मुक्ति शराब सबके लिए जो काम चल रहा है, तो एक काम के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर आने का मौका मिला, बाकी सारा कार्यक्रम करिए। बक्सर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर के राजपुर में अधिकारी को जमकर फटकारा। मामला गरीबों के अनाज में कटौती का था। मंत्री से ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि सरकार की तरफ से दिए जा रहे अनाज में दुकानदार कटौती करता है। इससे नाराज होकर अश्विनी चौबे ने मार्केटिंग अफसर को फटकार लगा दी और इस मौके पर अश्विनी चौबे ने तेलंगाना के सीएम के डीएनए वाले बयान को भी मुद्दा बनाया और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा। फोन करके सुन लो, मैं चुनौती दे रहा हूं संपूर्ण जिला के तमाम हमारे लोकसभा क्षेत्र के वासियों को कि आप लोग किसी भी हालत में बात हो गए। मोदी जी का राशन, फ्री राशन और गरीबों का राशन काट के अपना पेट भर रहे हो, सुन लो कान खोल के। ऐसे लोगों को कुष्ठ हो जाएगा। ऐसे लोग जो गरीबों का राशन, मुफ्त राशन, उसको खाने का काम करोगे, ऐसे गरीबों का श्राप लग जाएगा और कुर्सी भी चली जाएगी। बिहार में चल रही यूपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में फिर से सेंधमारी की कोशिश करते हुए एक मुन्ना भाई को वैशाली के हाजीपुर स्थित इंटर स्कूल से पकड़ा गया है। हाजीपुर के लिए ये इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे राकेश कुमार पर प्रशासन को शक हुआ। इसके बाद उसका बायोमेट्रिक उपस्थिति सिंक्रोनाइज कर आयोग को भेजा गया। इसमें राकेश की उपस्थिति मिसमैच हो गई। इसकी सूचना आयोग ने जिला प्रशासन को दी। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए छात्र ने बताया कि वो मृत्युंजय कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। वहीं जानकारी मिली है कि राकेश हाजीपुर का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस टीम राकेश से पूछताछ कर रही है और मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत वैशाली जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही थी। बीपीएससी के शिक्षक बहाली की परीक्षा के दौरान मुंगेर से भी 2 मुन्ना भाई पकड़े गए, जिनके खिलाफ वासुदेवपुर ओपी में केस दर्ज कराया गया है। ये दोनों मुन्ना भाई नंद कुमार उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों का नाम है सुमन कुमार और ब्रजेश कुमार। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जिसका एग्जामिनेशन सेंटर नंद कुमार हाई स्कूल वासुदेवपुर में था, जिसमें बायोमेट्रिक जांच के क्रम में 2 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, जिसमें से प्रभात कुमार के बदले सुमन कुमार जो बड़ियापुर का रहने वाला है तथा दूसरा राकेश कुमार के बदले ब्रजेश कुमार जो खगड़िया जिला का रहने वाला है। और दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मिथिला महोत्सव साथ और मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 4 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहले मिथिला के विकास से संबंधित विषयों पर परिचर्चा का आयोजन हुआ और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिथिला क्षेत्र से विशेष रूप से नटुआ नाच का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मिथिला साहित्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मंचन हुआ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध मैथिली गायक देवानंद गणेश मंडल समेत मनीषा झा ने अष्टम नृत्य की प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों की काफी सराहना मिली। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले कई नेता, पत्रकार समेत बिहार झारखंड के मूल निवासी पहुंचे हुए थे।